So let us begin with more questions of course, nuclear physics. A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV, while that of fragments is 8.5 MeV. The total gain in the binding energy in the process is. Question simple and interesting. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व हमने ड्रॉ किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर याद होगा, स्टेबिलिटी कर्व. तो इफ यू रिमेम्बर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यू कैन मे आस्क यू कौन से रेंज से कौन से रेंज तक एलिमेंट स्टेबल होते हैं, तो वो याद होना चाहिए आपको. हमने एक्स एक्सिस पे मास नंबर प्लॉट किया था और वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट किया था. देन इन दैट केस व्हाट यू सी इज, अगर आपको याद होगा तो ऐसा एक ग्राफ आता है, राइट. देन ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर अगेन इज दैट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आयन, 8.75 MeV पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयन इज 8.75, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है. और उसके बाद रफली रफली स्पीकिंग यहां से यहां तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखता है. मैंने आपको बताया था व्हाट इज दिस रेंज, याद है? फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 40 टू 160 180, ऐसा कुछ नंबर्स थे, 170. तो ये याद होना चाहिए कि इस से लेके इस रेंज तक यू हैव मोर और लेस स्टेबल एलिमेंट्स. तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा उतना ही एलिमेंट स्टेबल होगा. और अगर आपको याद है, जो लाइटर एलिमेंट्स है उनका क्या होता है, फ्यूजन. फ्यूज होके दे बिकम स्टेबल. और जो हेवी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव डीके, तो दे विल इमिट सम पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे बीटा पार्टिकल. बीटा में दो इमिशंस थे, कौन से दो, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, या फिर गामा रेडिएशन भी होगा यहाँ से. एंड दे विल रीच स्टेबिलिटी रीजन. तो ये स्टेबिलिटी रीजन है. तो ऑब्वियसली फ्यूजन या डीके या फ्यूजन, तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस होने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही तो रीजन है ना व्हाई टू न्यूक्लियस विल मिक्स टुगेदर, फ्यूज टुगेदर, और व्हाई अ बिगर न्यूक्लियस विल इमिट समथिंग एंड बिकम लाइटर. द रीजन इज स्टेबिलिटी. जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल होगा. तो हमारे क्वेश्चन में एक 240 मास नंबर का न्यूक्लियस था विच ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स, और मास नंबर दोनों का कितना है, 120. तो 120 और 120 के दो न्यूक्लियस बन गए. और जो अनफ्रैगमेंटेड था, मतलब जो 240 मास नंबर का न्यूक्लियस था, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 7.6. और जो फ्रैगमेंटेड है, मतलब 120 के जो दो है, उसका कितना है, 8.5. तो बढ़ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यस. तो एक्चुअली फ्रैगमेंट्स होता ही इसके लिए है, सो दैट द न्यूक्लियस बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल. गुड. तो ये कर्व आपको याद होना चाहिए. तो जस्ट इरेज इट फॉर नाउ, पर याद होना चाहिए आपको. देन अब हमको बोला है हमारे पास एक न्यूक्लियस है विद 240 मास नंबर, इट ब्रेक्स इनटू टू, 120 के दो, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियर इज 7.6 MeV. ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, याद रखना है, पर न्यूक्लियन है. और फ्रैगमेंटेड कितना है, 8.5. तो द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस इज. तो टोटल गेन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले जो 240 का न्यूक्लियस को मैं एक्स बोल देता हूँ, और जो 120 वाला है उसको वाई बोल देते हैं. रिमेंबर, फॉर फॉर एक्स 240, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कितना दिया हुआ है, 7.6 पर न्यूक्लियन, मतलब एक एक सिंगल न्यूक्लियस का. अगर हमको टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, तो व्हाट विल बी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, 7.6 इंटू ए. तो दैट इज इक्वल टू 7.6. ए कितना है इसका, 240. तो ये आ गया आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स इज 7.6 इंटू 240. इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं, लेट अस कीप इट लाइक दिस ओनली, 240 इंटू 7.6. कैलकुलेशन करने में इजी होगा हमको. देन जो y है, y
y मतलब डॉटर, इसका मास नंबर कितना है 120, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था 8.5, 8.5 MeV। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा 8.5 इंटू ए, व्हाट इज ए फॉर दिस एलिमेंट 120। वेरी गुड, गुड। इसको ऐसे रखेंगे। आपको बोला है व्हाट इज द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर आपको याद है न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर आपको याद होगा x 240 डिकेज इनटू 2y 120, क्योंकि दो, इट रिलीजेस प्लस सम एनर्जी जिसको आप बोलते हो Q वैल्यू, राइट। तो ये प्लस वहां लिखो यहां लिखो, डजेंट मैटर। गेन बोला है तो याद रखना गेन का मतलब क्या होता है। यू टू अंडरस्टैंड कि जब इस न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो गए तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज 240 इंटू 7.6 करके देख लो। 1825, ओके 24, चलो देखते हैं। 7.6 इंटू कितना था 240, 1824, ओके। तो ये कितना आ गया टोटल 1824 MeV। और ये कितना है 1020 MeV। वेरी गुड। ये एक का है, ये एक का है, तो टोटल अगर देखो तो कितना होगा 2040। तो ज्यादा कौन सा है ये कि वो, दिस और दैट। 1824 इज लेस, दैट इज मोर, क्योंकि ये सिंगल का निकाला तुमने, कितने न्यूक्लियस हुए दो। तो उसको लिखोगे कैसे, गेन बोला है, गेन रिमेंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स प्लस गेन इक्वल टू 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई। So therefore gain in binding energy delta Q is 2 times of binding energy of Y minus binding energy of X. Then ये आ जाएगा आपका 2040, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 1020 माइनस 1824। तो ये आ जाएगा आपके पास 2040 माइनस 1824, कितना है ये, हाउ मच 216। तो 216 MeV इज द गेन। तो 216 आंसर आना चाहिए, है क्या, ऑप्शन नंबर सी। डन, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2020 नीट का क्वेश्चन है। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस एस। तो आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो एनर्जी इक्विवेलेंट मतलब mc स्क्वायर। मास से रिलेटेड कितना एनर्जी होता है, डेल्टा E इक्वल टू mc स्क्वायर, सिंपल, डन। और कुछ करना ही नहीं है आपको यहाँ पे। 0.5 ग्राम मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और ये है 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 10⁻³ 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻8 का 16। सिंपल, 9 का हाफ होता है 4.5 और ये 10 हाउ मच -³ प्लस 13 जूल। तो कहाँ पर दिखता है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। डन, खत्म, सिंपल, नथिंग। सिर्फ आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन पता होना चाहिए, इक्वल टू mc स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is also very simple question. A nucleus of uranium decays at rest into nucleus of thorium and helium. तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसका डीके हो गया इनटू थोरियम एंड हीलियम। देन द हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर मोमेंटम देन द थोरियम न्यूक्लियस। The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus. The helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. The helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus. In short, यूरेनियम के दो पार्ट्स हो गए, एक है थोरियम एक है हीलियम।
तो दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा है या फिर किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दैट इज द क्वेश्चन। एक बार बोला है हीलियम न्यूक्लियस का मोमेंटम ज्यादा है कंपेयर टू थोरियम, एक बार बोला है हीलियम का कम है कंपेयर टू थोरियम, एक बार बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज लेस देन थोरियम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज मोर देन थोरियम, राइट? कौन सा आंसर आएगा? हम्म, चलो ठीक है, यूरेनियम 235 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका डीके हो गया थोरियम में, और साथ में अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस बेसिकली। जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर 4 से कम हो जाता है, और जेड नंबर 2 से कम होता है। आई विल नॉट राइट डाउन जेड नंबर इन एनी केस, आई विल जस्ट नॉट राइट इट डाउन। शायद ये 92 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो ये 92 है तो ये 90 बन जाएगा, ऐसा है। वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरेनियम यूरेनियम न्यूक्लियस एट रेस्ट मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0 एंड टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम, क्योंकि यूरेनियम का डीके हो गया थोरियम में और हीलियम में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum, you must know initial momentum equal to final momentum, total initial momentum equal to total final momentum। total initial momentum कितना था? 0। तो 0 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम प्लस मोमेंटम ऑफ हीलियम, मतलब मोमेंटम ऑफ थोरियम इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ हीलियम। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे बताता है कि माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन। क्योंकि जब जब इमिट होगा यूरेनियम का, जब डीके होगा, थोरियम अगर प्लस एक्स में जा रहा है तो हीलियम माइनस में जाएगा। तो नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन इज अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता, बिकॉज मोमेंटम ऑफ बोथ इज सेम। बचा ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक। और मैं आपको चीज बता दूं, जिसका मास कम होता है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, लॉजिकली स्पीकिंग। बट ठीक है, समटाइम्स वी मे नॉट बी एबल टू रिकॉल दिस थिंग्स। तो एक काम करो ना, तुमको काइनेटिक एनर्जी तो फॉर्मूला पता ही है, ½ mv²। मैं इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा तो p²/2m। और एज यू ऑलरेडी नो कि मोमेंटम दोनों का सेम है तो मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास सिंस मोमेंटम इज कांस्टेंट। दोनों का मोमेंटम क्या आ गया? सेम। तो जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मास कम किसका है? थोरियम का कि हीलियम का? हीलियम। तो हीलियम का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। हीलियम न्यूक्लियस हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द थोरियम न्यूक्लियस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एज अ ट्रिक, इफ मोमेंटम इज सेम, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ कोर्स। अगला क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ लिथियम एंड हीलियम nuclei are 5.6 MeV and 7.06 MeV respectively. In the nuclear reaction, lithium plus hydrogen gives you 2 alpha particles। 2 alpha particles मतलब 2 हीलियम के न्यूक्लियाई है। Q वैल्यू, अच्छा प्लस Q प्लस सम एनर्जी, तो एनर्जी भी रिलीज हुआ है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी Q रिलीज इज, बहुत सिंपल है। यू हैव न्यूक्लियर रिएक्शन 7 क्या था 3 प्लस 1 1, इट गिव्स यू 2 हीलियम मिलेंगे और सम एनर्जी रिलीज होगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो क्यू वैल्यू क्या होता है याद है? क्यू वैल्यू इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ, एक्चुअली वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कहां से आता है? मास से। याद होना चाहिए क्यू वैल्यू का डेफिनेशन क्या था। द क्यू वैल्यू इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलेटेड टू
मास डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ये याद होना चाहिए। पक्का याद है, ये सीखा था हमने। तो अभी आपके पास लिथियम का पर न्यूक्लियॉन का एनर्जी कितना है? 5.6। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मैं एक काम करता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम बोल देता हूँ इसको। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम एक न्यूक्लियॉन के साथ कितना है? 5.6 MeV। और कितने न्यूक्लियॉन्स है इसमें? 7। तो 7 इंटू 5.6 MeV। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है? 7.06। ये एक का है, पर न्यूक्लियॉन है, तो इसमें कितने हैं? 4 MeV। क्लियर? गुड, बराबर। देन अभी हाइड्रोजन का करेंगे नहीं हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, 1 है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, वेट 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 वेट, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। तुमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम निकाल लिया, रिएक्टेंट्स तो दो थे ना, प्लस क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और है ही सिंगल प्रोटॉन, बाइंड कहाँ से हो गया? बाइंडिंग एनर्जी कब होता है? और जब न्यूक्लियस में एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ तो भी बाउंड होता है सिस्टम। पहले तो ये समझ लो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था। हमने पहला पार्टिकल लाया, इन्फिनिटी से लाके न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया। पहली बात तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता नहीं तब तक। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? जीरो। नथिंग वाज देयर टू अपोज। तो सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तुम दूसरा पार्टिकल लाओगे तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो ये सिंगल प्रोटॉन है, 1H1 इज ए सिंगल प्रोटॉन। तो सिंगल प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है? जीरो होता है। उसका बाइंडिंग एनर्जी नहीं है तो कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब लॉजिकली स्पीकिंग, हमने ये बाइंडिंग एनर्जी निकाला है हीलियम का, एक सिंगल का। लगभग कितना अप्रोक्सीमेटली बताओ? 28। अप्रोक्सीमेटली 28। डबल कितना? 56। तो ये टोटल कितना आ रहा है? अराउंड 56। और ये कितना आ रहा है? 35 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली। करेक्ट। तो किस में से क्या माइनस करोगे? बड़े में से छोटा, सिंपल। तो Q वैल्यू क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम। हमेशा ये माइनस ऐसा नहीं करते, हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं होता है। तो यू हैव टू आल्सो थिंक, यू हैव टू थिंक कि बड़ा ज्यादा कौन है? प्रोडक्ट। कम कौन है? रिएक्टेंट। तो 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी दिस इज, अब बता दो मेरे को। 28.24, 28.24 आएगा ना ये एक का। तो दो का 28.24 इंटू 2 माइनस 30.2, तो ये 56.48। 56.48 माइनस 39.2, 17 पॉइंट समथिंग। तो 17 पॉइंट समथिंग है क्या? 17.3। एग्जैक्ट आंसर है 17.28 MeV। तो हमारा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। खत्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain mass of hydrogen is changed to helium by the process of fusion. The mass defect in fusion reaction is 0.02866 U. The energy liberated per U, U मतलब atomic mass unit होता है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड पर एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा पूछा है। वो कैसे फाइंड करते बता देता हूँ। 2013 नीट का क्वेश्चन है, दैट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ नीट। तो बहुत सिंपल है। अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ऐसा फ्यूजन हो के क्या बन गया? हीलियम। द मास डिफेक्ट इन फ्यूजन रिएक्शन इज, तो जो फ्यूजन रिएक्शन हुआ उसमें जो डेल्टा एम है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स, कितना आ गया? 0.02866 U। एनर्जी लिबरेटेड पर यू इज, सबसे पहले डू यू रिमेंबर एनर्जी लिबरेटेड का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे?
अरे मास डिफेक्ट दिया होता है तो पता होना चाहिए, इट इज डेल्टा एम सी स्क्वेयर डायरेक्टली, इट इज ऑलवेज डेल्टा एम सी स्क्वेयर, क्योंकि ये जो मास डिफरेंस है दैट इज ओनली व्हाट इज लिबरेटेड। मैं वापस बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जब तक तुम याद नहीं रखोगे ना प्रॉब्लम होगा। ये हमारे पास था न्यूक्लियस विच इज एम्प्टी, कोई भी पार्टिकल नहीं है। अब आप पहला पार्टिकल ला रहे हो, पार्टिकल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। पहला प्रोटॉन लाए न्यूट्रॉन लाए जो भी लाए, नो वर्क इज डन। अब दूसरा प्रोटॉन ला रहा हूं तो पहला क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। सेकेंड प्रोटॉन को लाके यहाँ पे रखने के लिए वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी किसने प्रोवाइड किया, किसी ने नहीं किया। तो एनर्जी आया कहाँ से, इन्हीं का जो मास होता है ना, इन्हीं का कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो डेफिनेटली अगर मैं इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास कैलकुलेट कर लूँ, इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल एक एक करके, मतलब इसमें दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास कितना आना चाहिए न्यूक्लियस का, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा आना चाहिए। आता नहीं है, उससे कम मिलता है, उससे कम मिलता है मतलब सम मास इज मिसिंग। वो मास कहाँ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर, दैट इज द आइडिया। ये पहले पता होना चाहिए आपको। इसके लिए जब बोला होगा ना एनर्जी, तो एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियस इज ऑलवेज डेल्टा एम सी स्क्वायर। आपको पूछा एनर्जी लिबरेटेड पर यू, ये पर यू बता देता हूँ क्या है, ये बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन पहले फ्यूजन होके, किसका फ्यूजन हो गया, हाइड्रोजन का, क्या बन गया, हीलियम। और हीलियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं टोटल, न्यूक्लियॉन्स 4। कितने होते हैं, 4। एक एक न्यूक्लियॉन को का मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ अ प्रोटॉन, बाय डेफिनेशन है वो। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 है तो कितने हो गए, 4। तो ये एनर्जी तुमने किसका फाइंड किया, टोटल का, टोटल कितने थे, 4। आपको क्या पूछा है, पर यू, पर यू मतलब डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हेलियम न्यूक्लियस था इसके लिए। लिथियम होता तो 7, बराबर, यहां तक क्लियर। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी। अगर आपको पर का पूछा होगा तो डिवाइड बाय मास नंबर, इन शॉर्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय मास नंबर किया, इन शॉर्ट। तो डेल्टा एम कितना, डेल्टा एम 0.02866 अपॉन ए कितना है, 4। सही है, गुड। और ये सी स्क्वायर, अगर आपको याद होगा, नहीं मैंने आपको बताया था सी स्क्वायर मतलब जूल में आता है। अगर जूल नहीं चाहिए डायरेक्टली एमईवी में चाहिए तो 931 से मल्टीप्लाई करो, उन्होंने बोल के भी रखा है 931। तो अगर आपको जूल में नहीं चाहिए तो डायरेक्टली सी स्क्वायर को हटाना यहाँ से और क्या लिखना, 931। एक्चुअली इट इज 931.5, रियलिटी में कितना होता है, 931.5 इन रियलिटी। तो ये याद रखो, ये आपको जूल में मिलता है, सी स्क्वायर जूल हटा के क्या लिखोगे, 931 एमईवी, 931 एमईवी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 931/4, 931/4 232.75 इंटू कितना, 0.02866, कितना आ गया, 6.67। रीजनेबल है 6.67। क्यों, क्योंकि तुम क्या फाइंड कर रहे हो, पहले वो सोचो क्या फाइंड कर रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड कर रहे हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का रेंज क्या होता है, 5 से लेके तो 8.75 तक, तो हमारा बराबर बीच में है, 6.67 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो पूछा क्या था पता है तुमको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है घुमा फिरा के। तो बाइंडिंग एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज लिबरेटेड पर यू मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो घुमा फिरा के पूछा क्या है तुमको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डन, खत्म। ओके तो अब बाकी के कुछ क्वेश्चंस विल बी असाइनमेंट, बिकॉज एज यू सी, एज यू नो, 2013 के पहले वाले हम लोग कम ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आखिरी एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम विल कीप अदर्स फॉर असाइनमेंट। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाउ डज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए वेरीज विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस। अभी तो बताया था, पहले बढ़ता है फिर
फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मास नंबर। स्टेबिलिटी कर्व आज ही ड्रॉ करके दिया था मैंने अभी 10 मिनट्स पहले। तो अभी बाकी के क्वेश्चंस विल बी असाइनमेंट फॉर यू अप टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हम स्टार्ट करेंगे वापस से। यस 34 नहीं 30, लेट मी चेक, यहां से यस, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक से, टॉपिक नंबर 3। गुड। 2021 वेरी रिसेंट, एनसीईआरटी पेज नंबर 449। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले अच्छे से पढ़ लो। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence। इन द सीक्वेंस पहले XAZ था, Z-1, Z-1। वेट, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले पहले समझ लो, हमारे पास ये एक स्पीसीज था, इसका डीके हो गया, किसमें हो गया, X का बन गया B, X का बन गया B, Z-1। ए तो ए रहेगा क्योंकि सिर्फ Z-1 हुआ है, Z-1 और +1 मतलब कौन, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब पता है क्या होता है, बीटा प्लस, राइट। आगे क्या हुआ, आगे इसका हो गया C Z-3, इसका ही बन गया C Z-3, Z-3। बाकी कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ। हुआ क्या चेंज, नहीं हुआ, पक्का, श्योर, श्योर। कैसे श्योर बोल रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जाना चाहिए ना, क्यों जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। यहाँ पे कितना था, Z-1, तो इस रिएक्शन में टोटल क्या होना चाहिए, Z-1, तो Z-3 हो गया, तो क्या करोगे, +2, +2 मतलब कौन होता है, अल्फा। याद रखना, एटॉमिक नंबर कॉन्जर्व्ड होना है, होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जैसे तुमने बोला Z का Z-1 हो गया, तो कॉन्जर्व करने के लिए तुमने क्या एडजस्ट किया, +1। अब Z-1 का क्या हो गया, Z-3, तो कॉन्जर्व करने के लिए क्या होगा, +2, लेकिन +2 मतलब कौन होता है, अल्फा पार्टिकल, बराबर। उसके बाद वापस से क्या बोला है, Z-2, Z-2। यहाँ पे कितना था, Z-3, यहाँ पे कितना है, Z-2। तो साथ में एक क्या जाना चाहिए, अच्छे से, हाँ अच्छे से, -1 मतलब बीटा माइनस। तो यहाँ पे पहले गया बीटा प्लस, यहाँ गया अल्फा, यहाँ गया बीटा माइनस। ऑप्शन ए, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, डन, खत्म। तो इज देयर एनी ट्रिक, ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रिक, बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। लुक एट द डीके, जेड का Z-1 हो गया मतलब +1 गया होगा, +1 मतलब बीटा प्लस गया होगा। Z-1 का Z-3 हो गया तो +2 गया, +2 मतलब अल्फा गया। फिर Z-3 का Z-2 हो गया, तो इसका मतलब बीटा माइनस गया, हो गया बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, डन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 hours। The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be। तो अभी सबसे पहले ना, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन इज सिंपल, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज रेडियोएक्टिव डीके लॉ, व्हाट इज radioactivity in short, and what is radioactive decay law। पहली बात, रेडियोएक्टिव डीके ये कॉन्सेप्ट कौन से टाइप के न्यूक्लियाई के लिए एप्लीकेबल है, नो, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई। लाइटर के लिए डीके नहीं होता है, लाइटर के लिए फ्यूजन होता है। जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, राइट, फॉर दोस, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, जिनका यू शुड नो मास नंबर, मास नंबर ग्रेटर देन 240 के ऊपर होता है नॉर्मली, तो उसके लिए टू बिकम स्टेबल दे इमिट 3 टाइप ऑफ पार्टिकल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अल्फा बीटा एंड गामा। बीटा में बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, and they become stable after emitting this particle। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। नंबर 2, इमेजिन मेरे पास एक सर्टन अमाउंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन होता है। सर्टन अमाउंट मतलब या तो यू विल मेजर
इन टर्म्स ऑफ मास, कितना ग्राम कितना मिलीग्राम, या फिर यू विल मेजर, अदरवाइज यू विल मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। तो दोनों में से एक चीज पता होनी चाहिए आपको, या इधर यू विल बी मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मास, ग्राम मिलीग्राम, और इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और मैं मान लूंगा दीज आर N0, इनिशियल नंबर इज N0। अब आप बोलोगे इनिशियल मतलब जब ये बना था तब, क्या नहीं, जब हमने मेजर करना चालू किया तब, क्योंकि कब बना था पता नहीं, हो सकता है 10 लाख साल पहले बना हो, हु नोस, राइट। तो जब मैं मेजरमेंट चालू कर रहा हूँ, तो मैं जब मेजरमेंट चालू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ टाइम इक्वल टू 0 है, बिकॉज आई एम मेजरिंग फ्रॉम नाउ, इनिशियल क्वांटिटी इज N0। और फिर कुछ टाइम के बाद यू विल फाइंड कि इसमें से कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गए कम। कम हो गया मतलब डॉटर में कन्वर्ट हो गए, इन शॉर्ट। तो सम ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई दे हैव डिकेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियस का तो नंबर बढ़ गया, लेकिन किसका कम हो गया, पेरेंट का। तो पेरेंट का कम हो गया, ये पता होना चाहिए। सो पेरेंट न्यूक्लिया हैज डिसअपीयर्ड और डॉटर बढ़ गया। तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, द नंबर ऑफ, कौन सा, पेरेंट की डॉटर, पेरेंट न्यूक्लिया इज N। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कम हो रहा है, नंबर, किसका नंबर कम हो रहा है, पेरेंट। तो रेट ऑफ डीके बोलते हैं इसको, dN/dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसी को तुम एक्टिविटी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, एक्टिविटी। DN/dt इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी। नाउ बुक टू बुक, सीबीएसई में इसको A से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको R से डिनोट करते हैं। तो एक्टिविटी या तो R, क्योंकि रेट ऑफ डीके है तो R, रेट ऑफ डीके R, एक्टिविटी A। यहाँ तक क्लियर, बहुत ऑब्वियस है और बहुत लॉजिकल है। सपोज लेट अस से मेरे पास एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियर है, जिसका हर 1 सेकेंड में 1% डीके होता है, 1% पर सेकेंड। लेट अस से एग्जाम्पल, मेरे पास 100 न्यूक्लियस है, 100, तो 1 सेकेंड में कितना डीके हो गया, 1, क्योंकि 1% हो रहा है ना। और मेरे पास सेम एलिमेंट का लेट अस से 10,000 है, तो 1 सेकेंड में कितना डीके हो गया, 10,000 का 1% कितना होता है, 100, बराबर। तो डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर। लॉजिकली स्पीकिंग, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा डीके होगा। जब तुम इसको हटाते हो तो यू राइट डाउन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको आप बोलते हो डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिनोटेड बाय लैम्बडा विद अ माइनस साइन। नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट द नंबर इज डिक्रीजिंग। किसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, पेरेंट का। डॉटर का बढ़ रहा है, डॉटर का बढ़ रहा है, पेरेंट का कम हो रहा है। यहाँ तक क्लियर। इसको डीके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हो। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ये अगर आप देखोगे तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना होता है आपने। तो डी एन इक्वल टू dN/n, सिर्फ n को यहाँ शिफ्ट कर लिया, माइनस लैम्डा dt, फिर इंटीग्रेट कर लोगे dN/n इक्वल टू माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट है dt। वेट, यस, सही है, बट रिमेंबर थ्योरी में, मतलब आपके स्टेट बोर्ड क्लासेस में, हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये कांस्टेंट का अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन अप्लाई करो। व्हाट इज इनिशियल कंडीशन, t इक्वल टू 0, क्वांटिटी इज N0। डायरेक्ट लगा दो ना, N0 to N, क्यों टाइम पास करना है, 0 to T, करेक्ट। वो स्टेट बोर्ड तक ठीक होता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आई हैव टू टेल यू वेरी डिटेल्स ऑफ इट, कि हाँ ऐसा है, फिर कांस्टेंट है, फिर ये है, फिर वो है। इधर कुछ नहीं है, इधर फॉर्मूला याद रखना है, नेचुरल लॉग ऑफ n फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल माइनस लैम्डा t फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ N0, वो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ n/N0 इक्वल टू माइनस लैम्डा t। लॉग हटाना है तो एक्सपोनेंशियल करना पड़ेगा, e रेज टू माइनस लैम्डा t। इसको तुम बोलते हो n इक्वल टू N0 e रेज टू माइनस लैम्डा t। इसको बोलते हो रेडियो एक्टिव डीके लॉ। और क्योंकि तुम देख रहे हो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट में क्या आया, माइनस साइन,
तो अगर मैं नंबर को प्लॉट करूं वर्सेस टाइम, एक्सपोनेंशियल डीके ऐसा होता है विच विल नेवर टच टाइम एक्सिस, इट विल टच टाइम एक्सिस ओनली एट इंफिनिटी, राइट। और ये जो इनिशियल क्वांटिटी है वो है n0, एट t इक्वल टू 0 दैट क्वांटिटी दैट यू हैव इज n0। तो ये याद रखना, रिमेंबर दिस। थोड़ा सा इसको ऐसा करना पड़ेगा, फाइन। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, n0 है। इसका मतलब जो पेरेंट न्यूक्लिया है वो जीरो कब होगा, इन्फिनिटी टाइम पे। मतलब आई हैव टू बी अलाइव, जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक काउंट करने के लिए जिंदा रहना है हम लोगों ने। होता है क्या ऐसा, हम नहीं रह सकते, वो रहेगा, करेक्ट, गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ नाम का एक चीज डिफाइन कर देते हैं। हाफ लाइफ मतलब क्वांटिटी को, अगर मैंने 100 ग्राम लिया तो 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, मैंने 100 न्यूक्लियस लिए तो 50 न्यूक्लियस होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड by the radioactive element to decay to half of its original value या initial value is called as half life time। तो half life time मतलब at t equal to t half n equal to n0 by 2, ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसमें, n क्या आ जाएगा, n0 by 2, n0 e raised to minus lambda t half, गया और गया। 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू लैम्डा टी हाफ, मतलब ई रेज टू लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 2, बराबर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लैम्डा टी हाफ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग ऑफ 2 पता है कितना होता है, 0.693। तो यहां से आपको टी हाफ मिल गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन लैम्डा मतलब 0.693 अपॉन लैम्डा। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। फिर एक आप एवरेज लाइफ टाइम डिराइव करते हो, डिफाइन करते हो, मैं अभी वो बताऊंगा नहीं, उसको बोलते हो टाउ, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज मीन लाइफ। मीन लाइफ, अब देखो मीन लाइफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, पहले ये भी तुम समझ लो। यहाँ पे तुम स्टैटिस्टिक्स की बात करो, स्टैटिस्टिक्स मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, राइट। अब ऐसा है कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए, जस्ट चालू किए थे, एक न्यूक्लियाई गया, डॉटर में कन्वर्ट हो गया, राइट, करेक्ट। फिर बाद में और एक न्यूक्लिया गया, फिर बहुत बाद में और एक न्यूक्लिया कन्वर्ट हो गया, फिर बाद में और एक हो गया, 10 मिनट के बाद और हुआ, 1 घंटे के बाद और हुआ, 10 साल के बाद भी हुआ, 20 साल के बाद भी हुआ। तो विथ टाइम मोर एंड मोर नंबर ऑफ न्यूक्लिया आर डिसइंटीग्रेटिंग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो कि वो न्यूक्लियस बना कब था, राइट। मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और इमिडिएटली एक गया, तो मेरे लिए उसका लाइफ टाइम कितना है, 0 है, राइट। जो 10 साल के बाद डीके होगा तो लाइफ टाइम कितना है, 10 साल। जो 5 दिन के बाद होगा तो लाइफ टाइम कितना है, 5 डेज। जो 2 घंटे के बाद होगा लाइफ टाइम कितना है, 2 आवर। अब प्रॉब्लम यह है कि वो कब बने थे, वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो ऑन एन एवरेज एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया कितना जीता है, हाउ मच इज द लाइफ, इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ, दैट इज 1/λ। दिस इज वॉट यू नीड टू नो। एवरेज करना पड़ेगा ना, स्टैटिस्टिक्स है, बिलियंस ऑफ न्यूक्लिया है, तुमको पता ही नहीं कौन सा कब प्रोड्यूस हुआ था। तो दैट इज वाई व्हाट वी डू इज डिफाइन एवरेज। इतना अगर पता है तो नाउ यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ, कितना दिया है, 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब dN/dt, ओरिजिनल मतलब dN0/dt, राइट, दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर। देखो बात ऐसी है, मैंने अभी बताया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लिया होगा उतना ही एक्टिविटी भी ज्यादा होगा। मतलब विथ टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लिया कम होते जा रहे हैं, तो मतलब विथ टाइम एक्टिविटी भी कम होती जा रही है। व्हाट फ्रैक्शन, ऐसा बोला हो ना, व्हाट फ्रैक्शन मतलब डिवाइड बाय। तो व्हाट इज dN/dt अपॉन dN0/dt, ऐसा पूछा है। आपको पूछा है करंट एक्टिविटी अपॉन ओरिजिनल एक्टिविटी का रेशो, इन शॉर्ट दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। यहाँ तक क्लियर। But dN by dt is proportional to n and this is proportional to n0। यहाँ तक क्लियर, गुड, पक्का। अब
अब आपको n अपॉन n जीरो इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ और टोटल टाइम पता होना चाहिए. व्हाट इज टोटल टाइम गिवन टू यू? 150 आवर्स. अब ये कैसे बनाएंगे रिलेशन वो भी देख लो. चलो एक बात बताओ. सपोज सपोज मेरे पास ओरिजिनल है n जीरो, इनिशियल क्वांटिटी. एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचा? n इक्वल टू n जीरो बाई टू. ये एक हाफ लाइफ के बाद है. आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ. ओके, करेक्ट. और एक हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा, आधे का भी आधा. मतलब n इक्वल टू n जीरो बाई टू रेस टू टू. दिस इज आफ्टर, आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, आफ्टर टू हाफ लाइफ. बराबर. और एक हाफ लाइफ के बाद इसके आधे का आधा हो जाएगा. n इक्वल टू n जीरो बाई टू रेस टू टू बाई टू. मतलब n जीरो बाई टू रेस टू थ्री. ये आ गया आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ? आफ्टर थ्री हाफ लाइफ. करेक्ट, वेरी गुड. आफ्टर फोर हाफ लाइफ, टू रेस टू फोर नीचे, फाइव, टू रेस टू फाइव, टेन, टू रेस टू टेन. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब आपको पता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पावर आ रहा है ना, पावर, ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. बराबर. अब एक मेरे को चीज बताओ. सपोज मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स है. कितना? 10 मिनट्स. बराबर. तो एक घंटे में कितने हाफ लाइफ हो गए? लॉजिकली सोचो. डू नॉट थ्रो रैंडम एरोज हियर एंड देयर. सिक्स, सिक्स हाफ लाइफ. क्योंकि 10 मिनट का एक हाफ लाइफ है, तो एक घंटे में 6 होंगे. 10 10 10 के 6 होंगे. इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखोगे? टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम इज n टाइम्स ऑफ t हाफ. तो n इक्वल टू t अपॉन t हाफ. मैंने आपको बोला एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में, तो कितना आ गया? 6. तो ये अभी याद रखना पड़ेगा. टोटल टाइम इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ टाइम. टोटल टाइम इज, टोटल टाइम इज, टोटल टाइम इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू हाफ लाइफ टाइम. अभी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपके पास टोटल टाइम है, आपके पास हाफ लाइफ है. और अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये सब क्यों बताया? द स्टोरी वॉज बिकॉज इफ यू हैव नोटिस्ड, if you have noticed, of course you should notice, n equal to n0 upon 2 raised to 1, n equal to n0 2 raised to 2, n equal to n0 2 raised to 3. तो n हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? n0 2 raised to n. exactly. तो what is n upon n0? तो तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या आया है. आपको पूछा था what is the fraction. देखो क्या पूछा है, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन. मतलब क्या पूछा है? करंट एक्टिविटी अपॉन ओरिजिनल एक्टिविटी. ये क्या है? ये कहां से आया? क्योंकि dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n, dn जीरो बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू n जीरो. लेकिन ये क्या है? 1 अपॉन 2 रेस टू n. लेकिन n क्या है? अभी मैंने बताया आपको, अभी अभी. हाँ, लेकिन n क्या है? टोटल टाइम अपॉन t हाफ. तो n क्या है? टोटल टाइम अपॉन क्या है? t हाफ. 1 अपॉन 2 रेस टू, व्हाट इज टोटल टाइम? 150. व्हाट इज हाफ लाइफ? हाँ, 100. वेरी गुड. तो 1 अपॉन 2 रेस टू कितना? वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज 2 रेस टू 1.5? पता है? 2 रेस टू 3 बाई 2. बराबर. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. उसका रूट कितना होता है? 2√2. कितना होता है? 2√2. 1 अपॉन 2, 1 अपॉन, ऑप्शन नंबर डी. देखो एक्चुअली क्वेश्चन सिंपल था, but remember this kind of questions cannot be solved if you don't know the formulas. So that is why we have done all this kind of revision. इसमें एक चीज जो मैंने अभी बताई नहीं है, that is, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, what is the amount of, what is the amount of, what is the fraction of the substance remaining after n half lives. मतलब बोल देंगे 10 मिनट का हाफ लाइफ है, बताओ 2 घंटे के बाद कितना बचा है, बताओ 2 घंटे के बाद कितना डीके हो गया. दोनों पूछते हैं.
अमाउंट रिमेनिंग एंड अमाउंट डिकेड। तो आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी है n0, अमाउंट डिकेड और अमाउंट रिमेनिंग, दोनों पे ध्यान देना, ये अमाउंट रिमेनिंग और अमाउंट डिकेड, या फ्रैक्शन बोल सकते हो, बेटर फ्रैक्शन भी ले सकते हो। आई बेटर टॉक इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ओरिजिनल अगर n0 है, बराबर, एक हाफ लाइफ के बाद कितना डीके हो गया, n0/2, बराबर। दो हाफ लाइफ के बाद कितना डीके हो गया, n0/2, n0/4। Again, that is where I want you to understand, and that is where I will confuse you also. चलो नंबर्स में बात करते हैं। मेरे पास 100 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, 100। हाफ लाइफ, पहला हाफ लाइफ के बाद कितने गए, कितने बचे हैं, 50-50, मतलब n0/2, n0/2। लेफ्ट भी n0/2 है, डीके भी n0/2 है। अगले एक हाफ लाइफ के बाद, एक पहले क्वेश्चन तो सुन लो, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। हाउ मच इज रिमेनिंग, 25। ओरिजिनल कितना था, 100। तो 25 या 100 का कितना होता है, 1/4। तो हाउ मच इज रिमेनिंग, 1/4। 1/4 इज रिमेनिंग आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, राइट। अगले हाफ लाइफ के बाद कितना बचा है, 12.5, दैट इज 1/8 ऑफ ओरिजिनल। 8 मतलब 2/3। अमाउंट रिमेनिंग इज n0 2/n। बन गया फॉर्मूला। पहले हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, n0/2। 2 के बाद कितना बचा, n0/4, क्योंकि बाकी गया, तो कितना गया, 3n0/4। उसके बाद और एक हाफ लाइफ के बाद n0/8 बचा, कितना गया, 7n0/8। अगले हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, n0/16, कितना गया, 15n0/16। तो पैटर्न समझ रहे हो थोड़ा सा। अगले हाफ लाइफ के बाद n0/32, तो कितना, इन शॉर्ट इट इज 1 माइनस n0/2n। दैट इज द आइडिया। तो ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ता है खुद के लिए। नॉट एवरीथिंग विल बी सर्व टू यू, रेडीमेड नहीं मिलेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक दिस ट्रिक्स। और ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी, ये पता है ना, वो पता है, डन। इफ यू नो दिस, यू नो दैट, खत्म। अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल है। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन, यूरेनियम 23592, इसको हमने न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कर दिया, न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड कर दिया। इलेक्ट्रॉन में नीचे -1 लिखते हो, पॉजिट्रॉन में +1 लिखते हो, न्यूट्रॉन में ऊपर लिखते हो, राइट। न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियन होता है, और मास नंबर न्यूक्लियन से आता है, इसके लिए यहाँ पे लिखते हो 1। तो नीचे 1 मत लिखना, ऊपर लिखना। इसको बम्बार्ड कर दिया, इट जनरेट्स क्रिप्टॉन 89, 36, 3 न्यूट्रॉन्स। तो अभी 3 न्यूट्रॉन इमिट हो गए, 3 न्यूट्रॉन इमिट हो गए, 3 न्यूट्रॉन्स, ओके। एंड और कितना, रुको, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, चार्ज मतलब मास नंबर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, हाँ 92, 3 न्यूट्रॉन है ये, 1 2 3, 92, 236, 236 में से 92 गए, करेक्ट है। 140, 144, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म, डन। प्लस 144, 56, डन, हो गया, नथिंग टू सॉल्व। अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, और नीट में आया है, वाह। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 protons 2 neutrons, 2 electrons 2 protons 2 neutrons, 2 electrons 4 protons 2 protons। The rate of radioactive disintegration मतलब decay at an instant for a radioactive sample of half life
2.2 into 10 raised to 9 second is 10 raised to 10 per second. The number of radioactive atoms in that sample at that instant is. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग यू. हमारे पास एक सैंपल है जिसका रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन dn by dt 10 raised to 10 पर सेकेंड, और इस सैंपल का हाफ लाइफ है 2.2 into 10 raised to 9 seconds, बराबर. और आपको पूछा है द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. देखो अभी मैंने बताया dn by dt is proportional to n, that is equal to lambda n. of course माइनस साइन है, मैं नहीं लिखने वाला, मैं मॉड की बात कर रहा हूँ, बराबर. क्लियर. तुमको n चाहिए, ये तो पता है. n चाहिए तो क्या चाहिए, लैम्डा. अभी अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा टाइम पहले बताया, t हाफ इक्वल टू log of 2 मतलब 0.693 अपॉन लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा, 0.693 बाय t हाफ. ये इक्वेशन नंबर 2 को तुम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लो. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा, dn by dt इक्वल टू लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, 0.693 अपॉन t हाफ इंटू n. यहां से आपको मिल जाएगा n. व्हाट विल बी n, dn by dt अपॉन ये आ जाएगा ना नीचे इधर 0.693 अपॉन t हाफ, तो t हाफ जाएगा ऊपर, करेक्ट. ये है 10 raised to 10, 0.693 t हाफ है आपके पास 2.2 इंटू 10 raised to, आपको पता है 6 3 कितना होता है, 6 3 पता है, 6 3 18, 7 3 पता है, तो 0.7 3 पता है आपको. रफली कितना आंसर होना चाहिए, 3 into 10 raised to 19, 3 into 10 raised to 19 दिख रहा है, खत्म. ओके, यूनिट नहीं आएगा क्योंकि नंबर फाइंड कर रहे हो तुम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let us move ahead to the next question. For a radioactive material, half-life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken for disintegration of 450. अब देखो इसको सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड है. मैं आपको सिंपलेस्ट ऑफ ऑल बताता हूँ. पहले कितने थे, 600, कितने गए 450, तो बचे कितने 150. 150 ये इनिशियल अमाउंट का 1/4 है. कितना है, 1/4, 1/4 है ना. तो व्हाट इज फ्रैक्शन लेफ्ट, नहीं फ्रैक्शन लेफ्ट, n0/4, n0/4 ही हुआ ना, नहीं, अरे रुको, फ्रैक्शन रिमेनिंग, मैंने इसके तो फॉर्मूला बना के दिया है कि आप लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. फ्रैक्शन रिमेनिंग इज n0/, कैसे आया है पता है, ये फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 150. 150 है ना. फ्रैक्शन या क्वांटिटी रिमेनिंग बोल देंगे, चलो नंबर रिमेनिंग बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है. नंबर रिमेनिंग ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, दैट इज 600/4. सही है, 600 क्या है, n0/4. इस नंबर को पता है मैं क्या बोलूंगा, n. तो n इक्वल टू कितना आ गया पता है, n0/4. तो पता है n/n0 कितना आ गया, 1. आपको पता है इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हैं, 2. देयरफॉर नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, 2. इसको क्या बोलते हो, n. लेकिन n क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ. तो व्हाट इज टोटल टाइम, 2 into t हाफ. लेकिन व्हाट इज t हाफ, 10 minutes. तो व्हाट इज टोटल टाइम,
कितना? हाँ तो 20 मिनट्स है ना ऑप्शन में, ऑप्शन ए खत्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड बी हैज डीके कांस्टेंट लैम्डा। तो दो अलग अलग मटेरियल्स है, एक का डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा है, दूसरे का डीके कांस्टेंट लैम्डा है। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब दोनों का इनिशियल नंबर सेम है, ए का 1000 तो बी का भी 1000। आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e, राइट। तो कितने टाइम के बाद Na/Nb इज 1/e। एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, आई टेल यू व्हाई, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुमको। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डीके कांस्टेंट ऑफ ए कितना है, 8 लैम्डा, दैट ऑफ बी कितना है, लैम्डा। इनिशियल नंबर दोनों का क्या है, सेम है। और आपको पूछा है कितने टाइम के बाद, है ना, कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, after what time the ratio of Na, number of elements of A to that of B is 1/e, बराबर, करेक्ट। अब you know, if you remember, of course, n equal to n0 e raised to minus lambda t, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore Na क्या आएगा, n0 a e raised to minus lambda a t अपॉन n0b e raised to minus lambda bt इक्वल टू 1/e। लेकिन n0a और n0b दे आर सेम, तो कैंसिल एंड कैंसिल। तो इसको ऊपर लेके जाओ, e raised to minus lambda at e raised to plus lambda bt इक्वल टू 1/e। e raised to, अभी देखो क्या कॉमन निकलेगा, t, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा b माइनस लैम्डा a इक्वल टू 1/e। ऑफकोर्स e रेस टू -1, ठीक है। मैं इसलिए तो बोला कि हाँ ये गलत है, बताता हूँ क्यों गलत है, समझ में आ जाएगा। ई गया, ई और ई गया तो क्या बचा, टी लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इक्वल टू -1। हो सकता है करेक्ट भी, माइनस आ गया ना। व्हाट इज लैम्डा बी, लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा ए, 8 लैम्डा। तो ठीक आ रहा है क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास -7 लैम्डा और ये आ जाएगा -1, तो टी आ जाएगा 1/7 लैम्डा। तो ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो करेक्ट है। अगर नेगेटिव आता तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो क्या लेते हैं, मॉड वैल्यू। तो टाइम कितना आएगा, 1/7 लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जोक है, काइंड ऑफ। अगर आपको अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 30 मिनट्स। द टाइम इन मिनट्स taken between 40% and 85% decay of the same radioactive substances, मतलब 40% से 85% तक डीके होने में कितना टाइम गया, दैट इज द आइडिया, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो एक सैंपल है जिसका हाफ लाइफ 30 मिनट्स का है, तो 40% से लेके 85% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो ऐसा है, आपको बोला है 40% से 40% से 85% तक डीके होने में कितना टाइम लगेगा। पहली बात तो समझ लो, 40% डीके मतलब 60% रिमेनिंग। तो केस 1 में ना, आपके पास केस 1 में जो क्वांटिटी है वो 60% ऑफ इनिशियल बाकी है, इसको बोल दूंगा मैं n1। और ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपके पास 0.6 n0। मान लो टाइम t1 लग गया, 40% डी करने में कितना टाइम लग गया, t1। केस 2, केस 2 में 85% डीके हो गया, तो बचा कितना, 15%। तो क्वांटिटी रिमेनिंग कितना है, 15%। तो n2 कितना है, 0.15 n0।
और टाइम कितना लग गया t2। तुमको पता है पूछा क्या है, t2 माइनस t1। क्या पूछा है, t2 माइनस t1। 40% 40% डीके होने तक टाइम कितना गया, और 85% डीके में कितना गया, तो फिर डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 85% इज t2 माइनस t1। अब यहाँ तक क्लियर। तो n1 बाई n2, व्हाट इज n का जनरल फॉर्मूला, e रेज टू माइनस लैम्बडा rt। अब क्योंकि सब्सटेंस तो सेम है तो डी के कॉन्स्टेंट सेम है और n0 भी सेम है, तो n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t1 अपॉन n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t2। यहाँ तक क्लियर। n1, लेकिन n1 क्या है बताओ, 0.6 n0 अपॉन 0.15 n0 इक्वल टू n0 n0 तो हो गया था कैंसल, e रेज टू माइनस लैम्बडा t1 इंटू ई रेज टू प्लस लैम्बडा t2, ऊपर जाके प्लस हो गया वो, ये भी हो गया तुम्हारा कैंसल। कैंसल और कैंसल, वन जा और कितना, फोर जा, वन जा एंड फोर जा, यहाँ तक क्लियर। तो 4 इक्वल टू ई रेज टू लैम्बडा कांस्टेंट है t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, सही है। तो यू आर वेरी नियर, यस। लुक लुक, हाफ लाइफ भी आपको दिया हुआ है, लैम्बडा इक्वल टू वेरी गुड थिंग। तो चलो ठीक है, पहले 4 इक्वल टू, ठीक है, 4 इक्वल टू ई रेज टू लैम्बडा, व्हाट इज लैम्बडा, नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बराबर बाय टी हाफ, और यहाँ पे क्या है t2 माइनस t1। गुड, आगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेचुरल लॉग ऑफ 4, और ये आ जाएगा आपके पास ई और लॉग गया, ई और लॉग इज गॉन, t2 माइनस, आपको पता है व्हाट इज लॉग ऑफ 4, 2 रेज टू 2, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये 2 तुम आगे लिख सकते हो, क्या बोलते हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट। तो 2 log 2 t हाफ t2 माइनस t1, वेरी गुड, कैंसल कैंसल, तो क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, तो 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ कितना दिया था 30, तो आंसर कितना आएगा 60 मिनट्स, तो आंसर विल बी 60 मिनट्स, तो है क्या ऑप्शन नंबर डी, डन। यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ अ ट्रिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। अभी आई जस्ट टेक फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स। अभी देखो, अभी तुमने कहीं तो लिखा n1 बाई n2, ठीक है, n2 बाई n1 में अगर कर लेता हूँ n2 बाई n1, व्हाट वाज n2 0.15 n0, व्हाट इज n1 0.6 n0, ये कितना आया पता है इसको कैसे लिख सकते हो, ये पता है क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता है क्या होता है, t बाय t हाफ इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ, तो ये सारे स्टेप्स बच जाते, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू नो कि यू कैन एक्चुअली डू लाइक दिस, या फिर ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल देखते हैं।